अस्सलाम वालेकुम प्रोग्राम फ़ैसला जी घड़ी मां आहियां आफ्ताब मोगरी। मां हमेशा चवंदा त फ़ैसला थियणु खपनि, उहे फ़ैसला तारीख़ी फ़ैसला जिन फ़ैसलनि जो यकीनी तौर ते तारीख़ ऐं धरती धड़ी इंतज़ारु कनि पिया। फ़ैसले जी घड़ी में अॼु अगरि ॻाल्हि कयूं त वॾा फ़ैसिले थींदा नज़र अचनि पिया। अॼु विफ़ाक़ी हुकूमत यानी कि तय आहे त उहो फ़ैसिले जी घड़ी में फ़ैसिलो करे चुकी आहे। केतिरनि ॾींहंनि खां इहो यकीनी तौर पर निजी महफ़िलुनि में, सियासी मैदाननि में, ऐवाननि में ज़ेर बहस हुयो त किथे न किथे 27 आइनी तरमीम। इन सां गॾोगॾु अॼु DGISPR वाज़े तौर ते सीनियर सहाफ़ियुनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदे वाज़े तौर ते अफ़गानिस्तान जे ख़ासि तौर ते मामले ते ऐं पाकिस्तान जी मौजूदा जेका सूरत हाल आहे उन ते बि ॻाल्हि कई। इन सां गॾोगॾु अॼु बिलावल भुट्टो ज़रदारी वाज़े तौर ते अॼु सोशल मीडिया यानी कि एक्स ते पंहिंजे ट्वीट में चयो त 27 आइनी तरमीम ते जेको आहे सो विफ़ाक़ मूंखां हिमायत जी ॻाल्हि कई आहे। यानी कि तय आहे त अवामी हलकनि में जेका ॻाल्हि कयूं पिया पहिरियां बि त ज़र बहस ई त 27 आइनी तरमीम यानी कि सूबनि खां उन जा जेके अरिड़हीं तरमीम में मिलियल हक़ हुया उहे वापसि वठणु, सभ खां वधीक सिंध यकीनी तौर ते अहिड़नि हसास मामलनि ते सरापा एहतजाज रहंदी बि आई आहे ऐं अॻिते बि यकीनी तौर ते सिंध जे मुख़्तलिफ़ सियासी धुरियुनि जो ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो छा मौक़िफ़ हूंदो वॾो उहो अहम आहे ई आहे। पर इन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कजे त CPEC जे हवाले सां ऐं ॿियनि रोड ऐं रस्तनि ऐं तरक़ी जे हवाले सां जेके प्रोजेक्ट आहिनि उन ते बि अॼु जेको आहे सो ॻाल्हि ॿोल कई वई आहे। ऐं अफ़गानिस्तान ऐं पाकिस्तान जो जेको मामिलो आहे अॼु DGISPR वाज़े तौर ते ॿुधायो त कहिड़ो हिन वक़्तु मलहरनि में आहे ऐं पाकिस्तान पंहिंजो चिटो मौक़िफ़ रखियो आहे जेको को वाज़े तौर ते अफ़गानिस्तान समेत पूरी दुनिया खे ॾसे चुका आहियूं। इन ते अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा मोज़िज़ महिमान तारीफ़ कराईंदो हलां। राजा अंसारी साहब आहिनि, तर्जुमान विफ़ाक़ी हुकूमत बराए सिंध पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जा सीनियर अॻवान आहिनि। अव्हां जी वॾी महिरबानी, अव्हां वक़्तु कढियो मुंहिंजे प्रोग्राम जे लाइ। सरमद अली साहब आहिनि, सेनेटर आहिनि, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां अव्हां जो तालुक़ु आहे, अव्हां जी वॾी महिरबानी, अव्हां वक़्तु कढियो। शाहनवाज़ जदून साहब आहिनि, अॻूणा MPA आहिनि सिंध असेंबली में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा सीनियर अॻवान आहिनि, अव्हां जी वॾी महिरबानी। मोहम्मद अकमल साहब आहिनि, सीनियर तज़िया निगार आहिनि, असांखे उन्हनि बि जॉइन कयो आहे, उन्हनि जी बि वॾी महिरबानी। डॉक्टर सफ़दर अब्बासी साहब आहिनि, GDA जा सीनियर अॻवान आहिनि, उहे बि थोरी देरि में असांखे जॉइन कंदा, उनजी बि वॾी महिरबानी। सभ खां पहिरियां अगरि ॻाल्हि कजे DGISPR जी त उहा हिन वक़्तु वॾी अहम आहे। राजा अंसारी साहब, मां तव्हां ॾे ईंदुसि। DGISPR अॼु वाज़े तौर ते पूरे पाकिस्तान खे ऐं ख़ासि तौर ते सीनियर सहाफ़ी खे जेका अॼु फ़ैसिले जी घड़ी में जेके पाकिस्तान जी अफ़वाज ऐं असगरी क़यादत जूं जेके क़ुर्बानियूं आहिनि ऐं ख़ासि तौर ते जेके कामयाबियूं आहिनि उन्हनि खां आगाह बि कयो ऐं वाज़े तौर ते ॾसियो त पाकिस्तान हिन वक़्तु हिन ख़िते में कहिड़ी हैसियत रखे पियो ऐं कहिड़ी रीति कमु करे पियो। चइजे त DGISPR अॼु लफ़्ज़ टू लफ़्ज़ जेको आहे पाकिस्तान जे माण्हुनि खे ऐं सीनियर सहाफ़ियुनि तज़िया निगारनि खे वाज़े तौर ते ॿुधायो आहे त अफ़गानिस्तान वर्सिस पाकिस्तान ऐं भारत ऐं जेके खुफ़िया एजेंसी रॉ कहिड़ी रीति कमु करे पई। राजा अंसारी साहब। जी बिल्कुलु मुगरी साहब, ॾिसो हिकिड़ी ॻाल्हि त हाणे मां सम्झां थो त उहो DGISPR बि वाज़े कई आहे ऐं प्लस पाकिस्तान जी जेका हुकूमत आहे उन पंहिंजी पॉलिसीज़ में बि वाज़े कई ऐं दुनिया में जिते जिते मोहतरम वज़ीर आज़म या फील्ड मार्शल साहब जिन विया उन्हनि उते बि उहा शइ वाज़े कई आहे त पाकिस्तान पंहिंजे दिफ़ा जो हक़ महफ़ूज़ रखे थो ऐं पाकिस्तान पंहिंजे इंट्रस्ट ते कॾहिं बि सौदेबाज़ी न कंदो। यानी पाकिस्तान जे लाइ पाकिस्तान जो मफ़ाद, पाकिस्तानी अवाम जो मफ़ाद सभ खां वधीक अवलियत रखनि था ऐं पाकिस्तान कंहिं बि क़िस्म जी जेके पाड़ेसरी मुल्क आहिनि उन में न डायरेक्टली उतां का दहशतगर्दी बर्दाश्त करे सघे थो त उहो पाकिस्तान में थिए, न ई प्रॉक्सीज़ जे ज़रिए उहा दहशतगर्दी असां बर्दाश्त करे सघूं था। इन करे हाणे तव्हां ॾिठो त तमामु मेच्योरिटी सां पाकिस्तान ताज़ो जेके अफ़गानिस्तान सां ॻाल्हियूं थियूं उन में पाकिस्तान हिकिड़ी एतिरी ज़बरदस्त मेच्योरिटी ॾेखारी ऐं जॾहिं उहो शिकार थिया त जेके ट्रैकड़ी कंदड़ मुल्क हुया या जेके मुज़ाकरात कराइनि पिया मुल्क उन्हनि बि एप्रिशिएट कयो त पाकिस्तान जो रवैयो इंतिहाई मुसबत रहियो। गो के अफ़गानिस्तान उन्हनि ॻाल्हियुनि ते न पियो अचे पर बहरहाल वरी बि सीज़ फायर में अञा बि इज़ाफ़ो थियो। पर असां इहा ॻाल्हि ज़रूरु वाज़े करणु चाहियूं था त पाकिस्तान पंहिंजे दिफ़ा ते को बि समझोतो करण लाइ तयारु न आहे। कोई बि मुल्क हुजे, असांजी सॉवरेंटी, असांजी ख़ुदमुख़्तियारी, असांजी आज़ादी ऐं प्लस असांजे मुल्क जो मफ़ाद उहो सभ खां वधीक असांखे अज़ीज़ आहे। उन में असांजी हिकिड़ी चिटी पॉलिसी आहे ऐं असां दुनिया जे ॿियनि मुल्कनि सां मिली करे पाकिस्तान जंहिं तरीक़े सां दहशतगर्दी जे ख़िलाफ़ु हिकु तमामु ज़बरदस्त जंग विड़े पियो ऐं प्लस पाकिस्तान पंहिंजे मुल्क समेत दुनिया भर में
अमन अमान क़ाइमु करण जे हवाले सां हिकिड़ी पंहिंजी वाज़े पॉलिसी रखी आहे त असां न सिर्फ़ु पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में अमन चाहियूं था ऐं असां चाहियूं था त अहिड़ियूं कोशिशूं वरितियूं वञनि जंहिंसां लखे माण्हुनि जूं जानियूं बची सघनि। तव्हां असांजी स्ट्रेटजी फ़लस्तीन जे मसइले ते बि ॾिठी, ईरान ऐं इसराइल में जेको कॉन्फ्लिक्ट थियो उते बि तव्हां पाकिस्तान जो मौक़िफ़ ॾिठो, ऐं भारत सां जेके असांजूं जेको 3 ॾींहंनि जो या 4 ॾींहंनि जो कॉन्फ्लिक्ट रहियो उन में बि तव्हां असांजी जेका डिटरेंस पॉलिसी हुई उन ते तव्हां ॾिठो त उन में सभिनी में हिकिड़ी शइ कॉमन आहे त पाकिस्तान जे इंटरेस्ट ते सौदेबाज़ी न थींदी ऐं पाकिस्तान पंहिंजे दिफ़ा जो हक़ महफ़ूज़ थो रखे। बिल्कुल। सेनेटर सरमद साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। सेनेटर सरमद अली साहब, मैं आपकी जाने पाऊँगा। सर फरमाइएगा, आज DGSPR की जो तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और सीनियर सहाफ़ी और पाकिस्तान के लोगों को यकीनन ही सहाफ़ियों के थ्रू आगाह भी किया कि सर हम तो एक तरफ अफ़गानिस्तान जिसको 40 साल तक उनकी मदद करते रहे, उनको खिलाते पिलाते रहे, मगर पाकिस्तान और पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान बारहा कोशिश कर चुकी है, चाहे वो हालिया दिनों में जो जिसका राजा अंसारी साहब भी जिक्र कर रहे थे कि मुआहदे भी किए, बातें भी की, और DGSPR आज यही कह रहे हैं कि जी हम इंतज़ार कर रहे हैं, अगर खिलाफवर्जी की तो फिर जवाब तो हम तगड़ा देंगे। जी जनाब, तो कैसे देख रहे हैं आज DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को? देखिए, DGSPR ने बहुत कैटेगोरिकली और ये बात वाजे की है कि हम दफा का हक महफूज रखते हैं। जो कतर में मुलाकातें हुई हैं उससे के बाद जो तुर्की में मुलाकातें हुई हैं वो अपनी जगह, लेकिन मसला ये है कि अगर इनको और ये तैयारी नहीं हो रहे TTP के ऊपर कोई एक्शन लेने के लिए, तो फिर तो सीधी सादी बात है, फिर तो TTP ने तो बैत की हुई है अफगान जो अमीर हैं अफगान तालिबान के, उनके ऊपर, तो वो तो पाकिस्तान से लॉयल नहीं है। उनकी लॉयल्टी तो है बहुत कैटेगोरिकल और क्लियर, जो है वो अफगान तालिबान की लॉयल्टी है। तो वी हैव टू टेक एक्शन। अगर इन्होंने कुछ करना है करें, नहीं करना तो फिर हम हक महफूज रखते हैं अपने दफा का, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दफा हमने अपने मुल्क का करना है। हमें परवाह नहीं करनी कि कौन क्या कह रहा है, इसके बारे में क्या नहीं कर रहा। असल चीज़ तो है अपने मुल्क का दिफा करना। अगर मुल्क का दिफा करने में अफगान तालिबान, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। बहुत कैटेगोरिकल क्लियर मैसेज है और बहुत क्लियर मैसेज उन्होंने दिया है। मेरे ख्याल में इसके अंदर कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, कोई उन्होंने दो राय नहीं रखी। उन्होंने बहुत कैटेगोरिकल मैसेज दे दिया है कि जी हम तैयार हैं, पाकिस्तान ये आपकी तरफ से आना है। पर दूसरी बात आज सरमद साहब, जो DGSPR ने बात भी की कि जो मुख्तलिफ हलकों में ये खबरें फैलाई जा रही हैं कि शायद पाकिस्तान जो है अमेरिका को अफगानिस्तान पे हमलों के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त दे रहा है, ख़ासतौर पर ड्रोन के हवाले से। तो कहें कि ये जो खबरें हैं और ये जो अफवाहें हैं आज दम तोड़ गई जब DGSPR ने आके अपनी असगरी और सिविलियन हुकूमत की जो पॉलिसी है उसने बयान तो की है, सबको बताया तो है वाज़ेह तौर। जी बिल्कुल, आज की बात नहीं है, पहले भी अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान दोनों जो है ना ये कैटेगोरिकली कोई ना पाकिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल होने देंगे अफगानिस्तान अमरीकी हमला करने के लिए, ना ही हम कोई अड्डा जो है वो दे रहे हैं अमरीकी अफवाज को, कोई इस किस्म की चीज़ नहीं है। तो ये मतलब अगर DGSPR की क्लेरिफिकेशन आ गई, कैटेगोरिकल स्टेटमेंट आ गई, तो इसकी तो जो अफवाहें हैं वो अब बिल्कुल तोड़ जानी चाहिए, अनलेस किसी का ये अफवाहें फैलाता रहे। जो आपको पता है कि मुल्क में बहुत वेस्टर्न इंटरेस्ट है जिस किस्म की अफवाहें जो है फैलाई जाती रहे ताकि अनरेस्ट पैदा किया जाए लोगों के अंदर। इसके अलावा तो उसके अंदर कुछ नहीं है, बहुत क्लियर मैसेज चला गया है और बता दिया गया है जो ड्रोन के लिए कोई अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने देंगे ना फजाई हम लोग कोई अड्डे प्रोवाइड करेंगे। सर साथ ही रहेगा, मैं मोहम्मद अकमल साहब की जानिब जाना चाहूँगा, सीनियर तजिया निगार हैं। मोहम्मद अकमल साहब, आप कैसे देख रहे हैं DGSPR की एक तवील जो सहाफ़ियों को जो ब्रीफिंग थी उसके हवाले से, और ख़ास तौर पर जो हालिया दिनों में जो ख़ास तौर पर कशीदगी है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान और हिंदुस्तान की, और पाकिस्तान सफारती लेवल पर जो इस वक्त बातचीत कर रहा है पूरी दुनिया से, आज तमाम चीज़ों पे जो है आज रोशनी डाली है DGSPR ने। तो आप कैसे देख रहे हैं सर कि जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी
वो किस अहमियत की हामिल है? समझते हैं कि वाक़तन जो अभाम थे कुछ सियासी वो और मुख्तलिफ लोग जो बातें कर रहे थे, आज उन्होंने दम तोड़ दिया। देखें, खित्ते की जो बदलती हुई सूरत हाल है, खास तौर पे पाकिस्तान और जो इंडिया की जंग हुई है उसके बाद से अब जो है वो जो इंडिया है वो नित नए हरबे इस्तेमाल कर रहा है और पाकिस्तान को दोनों बॉर्डर्स के ऊपर जो है वो इंगेज रखना चाह रहा है। और इस सिलसिले में अफगानिस्तान के साथ जो पिछली हुकूमत थी उनके साथ तो उनके ताल्लुकात थे ही, लेकिन अब जो तालिबान जो हुकूमत है उनके साथ भी आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से उन्होंने अपने ताल्लुकात हैं वो इस्तवार करना शुरू कर दिए और इसकी जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी आ रही थी और उसके अलावा ओपनली भी उन्होंने दौरे वगैरह किए हैं। और हालिया ये जो इतलात ये भी आ रही हैं कि इंडिया जो है वो फिर भी कोई इस मरतबा और ये भी DGISPR साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बताया है कि समुंदर की तरफ से भी इंडिया कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश कर सकता है। तो इस सूरत हाल में जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, एक तो बहुत ही अहमियत की हामिल थी और दूसरा एक बहुत ही सख्त मैसेज जो है वो एक मरतबा फिर अफगान रजीम को दिया गया है कि आप लोग मुज़ाकरात से मसले को हल करें। जो हमारे यहाँ पे जो दहशतगर्दी के वाक़यात खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और उसमें जो मुलविस अनासर हैं उनको आप अपने टेरिटरी में जो है उसको रोकें और जो भी मुआहदा हमारा हुआ है उसको जो उसके ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। बिल्कुल। वरना हमारे मैं पास सर दूसरे शाहनवाज जदून साहब की तरफ जाना चाहूँगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। फरमाइएगा, DGISPR ने आज तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ख़ास तौर पर यानी कि KPK की भी बात की, अफगानिस्तान की भी बात की, और सवाल किया जाए तो उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि मैं पब्लिक सर्वेंट हूँ और सुहेल आफरीदी के हवाले के लिए मैं कोई बात नहीं करना चाहता। तो समझें कि असगरी क़यादत और वहाँ की सफ़ों में से जो जवाबात आ रहे हैं वो गैर सियासी तो आ ही रहे हैं, मगर जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है अफगानिस्तान और पाकिस्तान की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज की DGISPR की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैसे देख रही है सर? बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब भाई। देखिए, अभी मैं तो बाहर हूँ, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी भी नहीं है जी। और पार्टी का मौके पर पार्टी के वो हमारे जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी वो देंगे। लेकिन एक बात अभी मैंने सोशल मीडिया पे देखी कि DGISPR साहब ने कहा है कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए और बिल्कुल इस पे हम बड़ी खुशहाल बात है। लेकिन अफसोस का मुकाम है कि पेशावर जाके और वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और वहां पर ये कहना कि भाई हम इसको सुहेल आफरीदी को बनने नहीं देंगे, ये नहीं हो। तो बात ये चीज है। और अभी तक जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो मैं DGISPR साहब से पूछना चाहता हूँ, तो सियासत पे तो सारी बातें तो सियासत पे करते हैं, यानी तहरीक इंसाफ से शुरू होता है, तहरीक इंसाफ पे खत्म होता है। तो अल्लाह करे कि ये जैसे ये कह रहे हैं कि भाई सियासत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, तो अल्लाह करे कि ये ना हो। बाकी पार्टी का मौक़िफ़ तो हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है वो ठीक है सर। दूसरी बात, चले ठीक है, इस बात से आपकी पार्टी का मौक़िफ़ तो यकीनी तौर पे मरकज़ी क़यादत की तरफ से आएगा, मगर इसके साथ साथ जो उन्होंने खित्ते में कशीदगी की जो बात की है बहसियत पाकिस्तानी और बहसियत सियासी वर्कर के होने नाते, आप समझते हैं कि अफवाज पाकिस्तान जिस तरह से हिंदुस्तान की बॉर्डर है फिर अफगानिस्तान की बॉर्डर है, दोनों जगह पे हमारी जो है बड़ी इंगेजमेंट हो रही हैं, यानी कि जो कशीदगी है वो बड़ी कहें कि बड़ी तनाव जो है बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ जो अफगानिस्तान से बातचीत है, जो कि आपका अवलिनी एक मुतालबा कहें ज़ोरों और शदो मत से कह रहे थे कि जी वफाकी हुकूमत बात करे, मौजूदा हुकूमत बात करे, बात की नताइज नहीं निकले। तो सर फिर कहें कि अब भी जो आज DGISPR साहब कह रहे हैं कि अगर अफगानिस्तान की तरफ से इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई तो यकीनन जो दोस्त हैं बीच में सालिसी का जिन्होंने किरदार अदा किया है, आगे जाके फिर उनको भी बताएंगे, फिर हम जवाब का भी हक रखते हैं। बिल्कुल आफ्ताब भाई, बात यह है कि अगर वो नहीं मानते, देखो हम तो कहते कि आखिरी हद तक हमें जाना चाहिए, हमें बातचीत के जरिए मसला हल करना चाहिए। लेकिन अगर एक फरीक नहीं मानता और वो इस पे बजद है तो फिर तो मजबूरी है। तो जाहिर है सबसे पहले पाकिस्तान है तो हम हैं और हम अपने अफवाज के साथ खड़े हैं और हर मुश्किल उसमें हम अपने फौज के साथ खड़े हैं। हमारे लिए पाकिस्तान अहम है। कहते कि जाहिर वो हमसाया मुल्क है, तो इस वजह से बातचीत से अगर मसला हल हो जाए तो ना इस तरफ नुकसान होगा ना उस तरफ नुकसान होगा, क्योंकि जाहिर है
हम भी इतने कोई स्टेबल तो नहीं है, हमारे भी सब इतने मुल्क उसमें है माली लिहाज से भी, और वो भी नहीं है। लेकिन अगर अपने जिद पे वो अड़े हुए हैं वो, तो बिल्कुल हम अपने फौज के साथ खड़े हुए हैं। और जो फौज बिल्कुल आपने वजह फरमाया, अपनी कौम के साथ खड़े हुए हैं, साथ ही रहिएगा। मैं डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब ने ज्वाइन किया स्टूडियो में, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। ऑन योर टेक तथा उर्दू में जवाब दियो या सिंधी में दियो, चौखाण त ॿिया बि दोस्त आहिनि। पर हिन वक्त फैसले जी घड़ी में अगर ॻाल्हि कजे त अॼु DG ISPR साहब जी जेका प्रेस कॉन्फ्रेंस आहे, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब जी, त कीअं पिया ॾिसूं, GDA कीअं पई सम्झे त वाक़िअतन जेका हिन वक्त कशीदगी आहे, ख़ासि तौर ते अफ़गानिस्तान जे वारे मामले खे, उन तवील ॿुधायो त KP जे अंदरि छा सूरत हाल आहे, उते मनशियात, उन सां गॾोगॾु जेके ॿिया मामलात आहिनि, गाॾियूं, स्मगलिंग ऐं उन में माण्हू जेके इन्वॉल्व आहिनि उन्हनि जी बि उन ॻाल्हि कई। पर उन बावजूदि जेके सालिसी जो जिन किरदारु अदा कयो आहे ॿ मुल्क यानी कि कतर ऐं तुर्की, उन जे बावजूदि बि अगरि ख़िलाफ़ वर्ज़ी थिए थी त पाकिस्तान हक़ रखे पियो। काफ़ी दोस्त जा उर्दू में ॻाल्हाइनि पिया त जी मां बि उनजे सम्झ जे लाइ मां ॻाल्हायां त को मैंने मर्ज कोन्हे। देखिए बुनियादी तौर पे बात ये कि एक लॉन्ग स्टैंडिंग हमारी जो है ना बड़ी लव हेट रिलेशनशिप है अफ़गानिस्तान के साथ। हमारे जो है ना तकरीबन सैकड़ों किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो एक बड़े लंबे अरसे तक मुख्तलिफ अदवार में जो है अफ़गानिस्तान की तरफ से जो है ना ऐसे इक़दाम किए गए हैं जो कि पाकिस्तान की सालिमियत के लिए जो है ना वो ख़तरा रहे हैं। और सबसे पहले जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त अफ़गानिस्तान ने गालिबन पाकिस्तान को रिकगनाइज़ करने से भी इनकार कर दिया था। तो एक लंबी हमारी जो है ना उनके साथ एक रही हैं। उसके बाद पख्तूनस्तान का मसला आया, उसके बाद फिर जब वहाँ पे तख्ता उल्टा गया ज़ाहिर शाह साहब, अपने किंग ज़ाहिर शाह का, सदर दाऊद आए, या उसके बाद फिर कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आया, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन आया, उसके बाद फिर ये तालिबान का मामला आया। तो हर दौर के अंदर जो है ना पाकिस्तान के लिए हमेशा ये जो मगरबी बॉर्डर है इस पर जो है ना जो पॉलिसीज़ हैं उसके अंदर काफ़ी हमारी तरफ से भी जो है ना एक कंसिस्टेंसी नहीं रही। एक तो अफ़गानिस्तान की तरफ से जनरली ये देखा गया कि जी एक एक्रेमोनियस फ़ज़ा हमेशा रही है पाकिस्तान के हवाले से, और दूसरी तरफ हमारी अपनी जो पोजीशन भी रही, चाहे वो हम जब ये मुजाहिदीन का मामला आया तो जिस अंदाज में जो है ना उस चीज़ को जो है ना पाकिस्तान के उस वक्त की जो मिलिट्री हुक्मरान थे जनरल ज़िया उल हक, जिस तरह उन्होंने उस चीज़ को अपनाया और उस अफ़गानिस्तान की जंग में अमेरिकन बेस्ट पे CIA की बेस्ट पे जो है ना हमारे ट्रूप्स ने या हमारी फ़ौजी हुकूमत ने जो है ना उस वक्त जो है ना जाके अपनी लेजिटिमेसी को कायम करने के लिए जिस अंदाज में इंटरफेयर किया, तो वो एक ऐसा सिलसिला चल निकला 1978 के बाद और फिर 80 की दिहाई में कि उससे फिर पाकिस्तान की अपनी पॉलिसीज़ भी जो है ना वो बड़ी जो है ना मुख्तलिफ वक्त के ऊपर उसमें बड़ी तब्दीलियाँ आती रहीं। फिर जब 9/11 का मामला आया तो वही पॉलिसीज़ जो हमारी मिलिट्री गवर्नमेंट पहली वाली थी उसने तालिबान के हवाले से जो उस वक्त के मुजाहिदीन के हवाले से जो पॉलिसीज़ अपनाई वो फिर तब्दील हो गई। तो हम भी मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि हमारी जहाँ अफ़गानिस्तान की तरफ से हमें जो है ना बहुत मुश्किल सूरत हाल का सामना रहा है इन सारे सालों में, वह हमारी तरफ से भी जो पोजीशन अपनाई गई वो कोई उसके अंदर काफ़ी सारे झोल भी थे और काफ़ी सारी हमारी कॉन्ट्राडिक्शंस भी रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि सारे अमल के अंदर अब ख़ास तौर पे जो पश्तून बेल्ट है हमारा, वहाँ पे जो है सोच ये है कि जी जो भी मामलात होते हैं, जब भी लड़ाई होती है अफ़गानिस्तान के साथ, तो सारा का सारा इफेक्ट पश्तून पॉपुलेशन के ऊपर आता है। वहाँ पे जो सिविलियन है, चाहे आप उसको कोलेटरल डैमेज कह लें या आप कुछ भी कह लें, लेकिन ये कि सिविलियन जो है ना वहाँ पे मारा जाता है, या अगर कोई फ़ौजी भी मारे जाते हैं तो वो भी बहुत ही बेचारे जो हमारे जो लोअर रैंक के ऑफिसर्स हैं। लेकिन अब तो वहाँ ये देखा गया कि कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर लेवल के भी लोग जो है ना वहाँ उसके अंदर शहीद हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि जहाँ तक पाकिस्तान का ये स्टैंड है कि जी हमें अफ़गानिस्तान के हवाले से इस सारी चीज़ को रोकना है, इस पर तो कोई दो आरा नहीं हो सकती। लेकिन अब किस तरीके से सारे अमल को जो हम पाए तकमील तक पहुँचाते हैं, इस ख़ास तौर से सूरत हाल में कि जहाँ हम समझते थे कि जी तालिबान की जब हुकूमत आएगी तो सारी की सारी चीज़ जो है हमारी फेवर में तब्दील हो जाएगी, तो अभी भी ये नज़र आ रहा है कि जी वो सारी की सारी सूरत हाल जो हमारे फेवर में तब्दील जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो सकी है। और अभी जो हमारे प्रोटेजेस थे, जिनको हमने बनाया है, जिनको हमने जो है सारे अमल के अंदर सपोर्ट किया, वो अभी उसी अंदाज में चल रहे हैं जिस तरह के पहले अफगान हुकूमतें चल रही हैं। और अभी भी उन्होंने जाके, हालांकि शायद
मजहबी एतबार से भी उनको चीज़ यानी कि नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी जाके वो हिंदुस्तान की जो ना गोद में जाके बैठ गए और वहाँ से फिर अब ये सारी चीज़ों को हमें दोबारा रीअप्रेजल करना पड़ेगा। पाकिस्तान में हुकूमती लेवल पे इसको रीअप्रेजल करना पड़ेगा हमें किस अंदाज में हमने इस सारी चीज़ को टैकल करना है। डॉक्टर साहब, आप सीनियर सियासतदान हैं, आपने हर दौर देखे हैं, मगर यहाँ पर जब सूरत हाल पाकिस्तान की आती है और पाकिस्तान की बका के मामला, आपने जैसे कहा कि पाकिस्तान के हर शहर में जो है शहीदों की जस्ते खाकी आए हैं, अफवाज पाकिस्तान से, एफसी से, रेंजर्स से, सिविलियन से, यानी कि हमें जो भेजे गए हैं, जो अफगानियों की तरफ से जो हमारे 40 साल की खिदमत थी उनकी जो तोहफे दिए गए। और उसके बावजूद सर अफगानिस्तान के इस मामले पर क्या सियासत होनी चाहिए? ठीक है, सियासत होनी चाहिए, जमहूरी मुल्क है, मगर जब ऐसे मामलात हों तो कुछ, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, कुछ पॉलिटिकली रहनुमा जो बयानात देते हैं अफवाज पाकिस्तान के लिए, पॉलिसीज़ के लिए, PMLN, GDA, पीपल्स पार्टी, PTI, JUIF और तमाम सियासी जमात इस्लामी, MQM, इख्तलाफात होने चाहिए, मगर सर जब ऐसा मामला हो तो एक पेज पे तो होने चाहिए हम लोग। देखिए जी, पाकिस्तान की सालमियत पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता ना। पाकिस्तान की जो बॉर्डर सिक्योरिटी, चाहे वो हमारा ईस्टर्न बॉर्डर हो चाहे हमारा वेस्टर्न बॉर्डर हो, उस पर उसकी सलामती के लिए तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। लेकिन जहाँ पॉलिसीज़ का फेलियर हुआ है, जहाँ पॉलिसीज़ जो है ना ऐसी बनाई गई जहाँ पे मैं समझता हूँ कि मसलन जल के दौर में जो पॉलिसी बनाई गई उसमें बहुत सी शदीद इतराज़ात थे पाकिस्तान के अपने अंदर। तो वो सारी की सारी जो पॉलिसीज़ जब बनती हैं तो उस पॉलिसीज़ के हवाले से तो हम एक रीअप्रेजल कर सकते हैं कि जी हमने जो उस वक्त पॉलिसी अपनाई क्या वो सही या दुरुस्त थी, या क्या जनरल मुशर्रफ ने जो पॉलिसीज़ अपनाई वो दुरुस्त थी। मैं समझता हूँ इस सारे अमल के अंदर हमें एक बहुत ही न सिर्फ हमारी जो हमारी फौजी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, बल्कि हमारे सिविलियन अथॉरिटीज़, हमारे सिविलियन और इसी के साथ जो मैं समझता हूँ कि आज एक बड़ा सीरियस बहरान ये है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर बड़ी सीरियस एक लीडरशिप क्राइसिस पैदा हो रहा है इस वक्त। जो है ना पाकिस्तान के अंदर ऐसा कुछ सिविलियन लीडर नज़र नहीं आ रहा है जो कि सारे इस अमल के अंदर जो है ना जाके और कौम को इतमाद में लिए और हम उसको चीज़ को जो है ना उस तरफ लेके जाएँ जहाँ पाकिस्तान की अपनी जो है ना उसकी सलामती जो है ना उसमें कायम रहे और पाकिस्तान की अपनी सलामती के हवाले से हम ऐसे फैसले करें जो आने वाले दिनों में हमें इस कम्युनिटी ऑफ नेशंस में आगे बढ़ाएं, हमारी की मीशत को आगे बढ़ाएं, हमारी पॉलिटिकल सिस्टम को आगे बढ़ाएं, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को आगे बढ़ाएं। जब तक हम ये चीज़ नहीं करते तो फिर कोई ना कोई झोल मुगरी साहब रहेगा। और मैं चाहता हूँ कि ये झोल कवर हो और हम जो है ना उस अंदाज में चीज़ों को आगे लेके चलें जहाँ पाकिस्तान की सालिमत पे जो है ना कोई कॉम्प्रोमाइज़। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी वजाहत से इस पे अपना पार्टी का और अपना मौक़िफ़ दिया। मैं दूसरा बड़ा अहम इशू जिस पे आज सही सिंध में एक कहें कि बेचैनी पैदा हो गई है, वफाकी हुकूमत की तरफ से जो है 27वीं आइनी तरमीम की मंजूरी के लिए पीपल्स पार्टी से हिमायत मांगी गई है और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि जी मुझसे मांगी गई है। और 6 नवंबर को जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एग्जीक्यूटिव काउंसिल कमेटी का इजलास बुला लिया है। सदर मुमलिकत ने कल सेनेट का इजलास बुला दिया है। सरमा साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा, कल सेनेट का इजलास है सर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वाकई सिंध के लोगों का एक कहें ना कि एक मासूमाना सवाल कहें या कुछ भी समझें आप कि वाकई आप 27वीं आइनी तरमीम में सिंध का सौदा करने जा रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल में ऐसी कोई बात है। मेरे ख्याल में चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की आज है, उन्होंने बहुत कैटेगोरिकली 6 नवंबर को हमने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग बुलाई है, उसके अंदर फैसला होगा 27वीं तरमीम के किस हद तक सपोर्ट करना है और कौन कौन पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पे हमें 27वीं के ऊपर सपोर्ट करना है। उसके अंदर ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी की हमेशा से एक रही है पोजीशन रही है। मिसाल के तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कॉम्प्रोमाइज हुआ था कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया जाएगा, तो वो क्योंकि वो JUI ने PTI के बिहाफ पे कमेटी वहाँ पे PTI सपोर्ट करेगी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात होती है ऑलरेडी है। सर, आपकी आवाज़ आप तक सही नहीं पहुंच पा रही है। प्रोड्यूसर साहब, अगर सरमद साहब की मुझ तक आवाज़ पहुंचे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आ सकेगा, बड़ा सा दुरुस्त कोशिश करें। मैं जाना चाहूँगा राजा अंसारी साहब की तरफ, तर्जुमान वफाकी हुकूमत बराए सिंध। राजा अंसारी साहब, बहैसियत सिंध के बेटे और पाकिस्तान के बेटे, आपकी वालिद की और आपकी घराने की बड़ी अहम कहें कि जिदोजहद है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान की और बिलखुसूस सूबा सिंध की उस सियासत में। वाकई सर, आपका ज़मीर गवारा करेगा और आप इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि 27वीं आइनी तरमीम के फैसले की घड़ी में अगर फैसला होता है तो पीपल्स पार्टी को छोड़ दें, ठीक है, वो उसका मौक़िफ़ होगा,
मगर PMLN में जो सिंध के लोग आप बैठे हुए हैं, सिंध का सौदा कर लेंगे सर? पहली बात तो यह है कि मुगरी साहब, ये एक हमेशा से हमारे यहाँ वो लोग जिनकी सियासी दुकानें बंद हो जाती हैं, वो कोई भी इशू आता है, वो 26वीं आईनी तरमीम हो, वो कैनाल्स का इशू हो, वो उस पर एक राय दे देते हैं और वो एक हवा क्रिएट हो जाती है सिंध में कि जी मुस्लिम लीग नून ये सब कुछ कर रही है। हालांकि आपने देखा कि इससे पहले भी जो इश्यूज थे, वो कालाबाग डैम हो, वो 6 कैनाल हो, नून लीग ने सिंध के सर लोगों हिमायत तो की आपने मांगी है राय का हक राजा नहीं, साहब, कताकला में मैं बात अर्ज करूं। कीजिएगा, हिमायत तो आपने मांगी है। पीपल्स पार्टी तो 27वीं आईनी तरमीम नहीं आ रही, वो अलग मैं- बात है कि वो मैं हिमायत उस पे करे आ या रहा ना हूं। करे। मैं थोड़ा सा ये टच जी। करके उसी पे आ रहा हूं जी कि हमने माजी में भी सिंध के लोगों की जो मर्जी और मंशा है उसका एहतराम किया है। अच्छा, अभी ये एक अचानक से खबर, हालांकि हमने कोई हिमायत नहीं मांगी, हमने एक डायलॉग प्रोसेस स्टार्ट किया है, हमने तो बिलावल भुट्टो बिलावल के ट्वीट को आप डिनाई कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जो खबर है ट्वीट है। मैं अर्ज कर लूं, आप समझ जाएंगे कि उनके ट्वीट, वो जो इंग्लिश में ट्वीट है उसका मकसद क्या है। फेडरल गवर्नमेंट ने मोहतरम आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से एक मुशावरती एजेंडा शेयर किया है। अब उस एजेंडा में और बहुत सारी चीजें वो चाहें तो वो शामिल कर सकते सर हैं। मैं पढ़ के बताऊं, बहुत- आप कह रहे हैं इंग्लिश में ट्वीट है, तो मैं पढ़ के बताऊं। वफाकी हुकूमत की जानिब से 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हिमायत की दरखास्त कर ली। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम को नून लीग के वफ्द से मुलाकात के लिए भी बात की है। सदर आसिफ अली जरदारी ने जो है मौक़िफ़ अपनाया कि नून लीग 27वीं आईनी तरमीम जो है उसकी हिमायत मांग रही है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर बिलावल भुट्टो ने जो है 27वीं आईनी तरमीम में जो है जो डिमांड रखी गई हैं आपकी तरफ से, वो ये रखी गई हैं कि जजों के अख्तियारात, जो कि आप भी बता रहे हैं, सूबे में के अख्तियारात, NFC अवार्ड और दीगर जो मामलात हैं उस पर बातचीत होगी 27वीं आईनी तरमीम पे। तो सर फिर छोड़ दें GDA को या कौम परस्तों को, मगर ये बिलावल भुट्टो कह रहे हैं सर। मैं अर्ज करूं, जी बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूं ना, यही बता रहा हूं बात, कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस चीज को ऐसे लिया है कि हम शायद उनसे हिमायत मांग रहे हैं। हम सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हिमायत नहीं मांग रहे, हम मुल्क के तमाम स्टेक होल्डर से हिमायत मांग रहे हैं। और हिमायत का मतलब यहां यह लिया जाए कि अभी मुशावरती अमल स्टार्ट कर रहे हैं, हम कौमी डायलॉग की तरफ जा रहे हैं, हम वकला से भी मांग रहे हैं कि आप अपने मशवरे दें, आप इस कौमी डायलॉग का हिस्सा बने। बार एसोसिएशंस, बार काउंसिल्स, तमाम जो सिविल सोसाइटी है, तमाम पार्टियां, जमातें, सियासी जमातें, दीगर जो यहाँ पे जो स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबको हम ये दावत दे रहे हैं कि 27वीं आईनी तरमीम हम करने जा रहे हैं। और उस 27वीं आईनी तरमीम में एक वसी और बहुत बड़े लेवल पर कौमी डायलॉग होना चाहिए, जिसके नतीजे में एक कंसेंसस डेवलप हो। और ये मैं आपको कैसे सर, आज आपने सिर्फ हिमायत मांगी है, बिलावल का ट्वीट आ गया है, उसके बावजूद जो है सिंध में कराची से कश्मीर से कारुंजर और केटी बंदर तक आज इस बात पर जो है एक राय पर, चाहे वो किसी भी पार्टी से लोग हों, शायद आप नून लीग में तो आप हो ना हो, मगर इस वक्त मेजोरिटी में सिंध के लोग कह रहे हैं कि जी 27वीं आईनी तरमीम पे हम अपने वसाइल पर डाका विफाक को नहीं डालने देंगे। तो फिर ये तो बात यहां पे खत्म हो पहली जाती है। बात मैं अर्ज करूं, पहली बात, वसाइल पे कोई डाका नहीं डाला जाएगा। नए सूबों की बात, बहुत जगहों से लोगों ने अब सियासी दुकानें चमकाने के लिए नए सूबों की बात की है। 27वीं आईनी तरमीम में तो ये है कि 2 यूनिट में जो है सिंध को बांटेंगे आप। नहीं है, ये गलत है, मैं आपको बता रहा हूं, ये गलत है, ये वो चीज ही नहीं है। हमारे यहाँ जो ड्राफ्ट है अभी तो तैयार नहीं हुआ, लेकिन हमने जो मुशावरती एजेंडा सेट किया है उसमें मैजिस्ट्री निजाम की बहाली है, उसमें यकसा तालीमी निजाम जो हमारा सर साथ ही रहेगा। मैं जो है डॉक्टर सफदर साहब की तरफ जाऊंगा, GDA के रहनुमा हैं। सर आप समझते हैं कि वाकईतन जो राजा अंसारी साहब यहाँ वफाकी हुकूमत के जो तर्जुमान बराए सिंध वो कहें कि ऐसी कोई बात नहीं है, मगर मैंने जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का ये ट्वीट जो मेरे सामने पड़ा हुआ है वो पढ़ के भी बताया कि वो क्या कह रहे हैं। आप क्या समझ पाएँ? राजा अंसारी साहब कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। मुझे देखिए, बात ये कि असल में जब 26वीं तरमीम हो रही थी तो 26वीं तरमीम के हवाले से जो उभाम रहे और जो ना मतलब ये कि मुख्तलिफ ज़राए से मुख्तलिफ ड्राफ्ट उस वक्त भी सर्कुलेट करते रहे कि जी किसके पास एक ड्राफ्ट था तो किसी के पास दूसरा था। मौलाना साहब कह रहे थे कि मेरे पास
एक ड्राफ्ट है और फिर वो आखिर तक बेचारे इंतजार करते, लेके आए तो आखिर में जो है ना जब वो ड्राफ्ट आया तो उसके अंदर मेरी नज़र में जो 26वीं तरमीम के बाद पाकिस्तान में जमहूरियत कमज़ोर हुई है, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत स्ट्रॉन्ग नहीं हुई है। हमने जिस तरह अदलिया के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के हवाले से या जो इख्तियारात जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हमने दिए हैं, तो जो चीज़ें हम आइनी तरमीम में नहीं ले सकते थे वो हमने जाके अदलिया से ले लिए। तो जनरली जो है ना मैं समझता हूँ कि 26वीं तरमीम के नतीजे में पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत कमज़ोर हुई है। अब अगर इस 27वीं तरमीम की जो ड्राफ्ट अभी तक तो हमारे सामने नहीं आया, लेकिन जो बिलावल साहब की ट्वीट आई है, यकीनन हमें कम से कम मेरी ज़ाती राय में ये कि हमें उसी के ऊपर अगर हम देखें तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत कंट्रोवर्शियल, बिल्कुल ऐसे ही मैं वही कह रहा हूँ। मसलन जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से, मसलन जो एनएफसी के हवाले से कि जी उसको कॉन्स्टिट्यूशन कवर नहीं होना चाहिए, मसलन ये कि जो 18वीं तरमीम के अंदर जो हमने इख्तियारात सूबों को दिए थे वो बजाय हम सूबों से लेकर लोकल गवर्नमेंट के हवाले करें वो हम वापस वफाक में लेके जा रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आर्टिकल जो मैंने सरसरी सा आर्टिकल 243 जो है 243 की तरमीम भी शामिल है ना उसमें भी। वही मैं कह रहा हूँ कि सारी की सारी चीज़ें जो है इसके अंदर एक कंट्रोवर्सी अपनी जगह बन गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ये फाइनल ड्राफ्ट असेंबली में आता है तो किस किस्म का ड्राफ्ट होता है, या सेनेट में आता है वो किस किस्म का ड्राफ्ट होता है, तो उसमें उसी वक्त तबसरा किया जा सकता है। लेकिन सिंध के अंदर जो एप्रीहेंशन है, चाहे वो कैनाल्स के हवाले से हो, चाहे वो इससे पहले जितने भी इक़दाम दिए गए, नहीं मैं राजा साहब की नीयत पे तो नहीं, जो भी देखिए सिंध का जो भी बाशिंदा है वो अपने सिंध के हुकूक के लिए लड़ेगा, उसमें राजा साहब भी शामिल हैं कि वो हमारे अपने हुकूक के लिए वो जमने लड़ाई करेंगे, लेकिन उनकी पार्टी क्या सोचती है उस पर शायद उनका इतना इख्तियार ना हो। तो मैं समझता हूँ कि ये हमें आने वाले दिनों के अंदर इस सारे अमल के ऊपर एक बहुत गहरी नजर रखनी पड़ेगी, और अल्टीमेटली कौन सा ड्राफ्ट सामने आता है उसके ऊपर फिर हम देखेंगे। शाहनवाज जदुन साहब 27वीं आईनी तरमीम में थोड़ी देर पहले अगर बात करें तो बड़ा अहम ट्वीट भी आया बिलावल भुट्टो का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि वाक़तन सूबे के जो है हुकूक जो हैं, चाहे वो KP हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, इवन के पंजाब हो, 27वीं आईनी तरमीम आने के बाद आपके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं सर? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या राज़ी हो पाएगी? वो तो कह रहे सबको हम ले लेंगे ऑन बोर्ड, कोई मसला ही नहीं है। शाहनवाज जदुन साहब प्रोड्यूसर साहब हैं, शाहनवाज जदुन साहब। अच्छा चलें, यही बात सर सवाल अकमल साहब मैं आपकी जानिब रख रहा हूँ जब तक वो आ जाए। अकमल साहब जी देखें, अभी तक जो है ना इसका कोई फॉर्मल जो ड्राफ्ट है वो तो सामने नहीं आया। यही बिलावल भुट्टो का जो ट्वीट है वही सामने आया, और उसमें जो खदशात जाहिर किए गए, जैसा आपने बताया आर्टिकल 253 है उसमें भी अमेंडमेंट है। अब आर्टिकल 253 तो जो है ना वो मुसल्लह अफवाज के जो है वो सुप्रीम कमांडर के हवाले से 43 है सर, 53 नहीं। 243 जी हाँ 43 सॉरी। तो अब उसमें जो है वो यही चीजें हैं कि जो सुप्रीम कमांडर हैं वो सदर पाकिस्तान होंगे, और उनकी रेम्यूनरेशन जो है वो तीनों मुसल्लह अफवाज के और ज्वाइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के जो वो हैं चीफ, उनकी जो है रेम्यूनरेशन वगैरह को डिस्कस करते हैं। उसमें क्या चेंज आती है, सदर पाकिस्तान से ये इख्तियार लिया जाता है, वजीर आजम से कंसल्टेशन का लिया जाता है, एक तो ये देखा जाएगा। अच्छा, NFC के हवाले से जो बात है वो सिर्फ एक सिंध का मसला नहीं है, उसमें एक लीगल कवर था कि तकरीबन 55% जो बजट में जो फेडरल गवर्नमेंट टैक्सेस का कलेक्ट करती है तो वो सूबों को दिया जाएगा, तो वो उसके ऊपर से जो 55% का कवर था वो अकमल साहब यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ात तो सिंध के लोगों को ये भी तो है ना कि अगर ये 27वीं आईनी तरमीम जो कि थोड़ी देर पहले हमारे सीनियर सियासतदान भी हैं, सफदर अब्बासी साहब भी फरमा रहे थे, और याद है आपको, मुझे भी याद है, कोई इतनी दूर की बात है, 26वीं आईनी तरमीम में मौलाना फजल रहमान और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा बैठे रहे, इंतजार करते रहे कि जी हमें ड्रॉप तो दें, और व्हाट्सएप पे जो ड्राफ्ट जो है वो वायरल कर रहा था, कुछ और था, PMLN के पास कुछ और था, इवन के पीपल्स पार्टी के पास कुछ और था, मौलाना फजल रहमान के पास कुछ और था, तहरीक इंसाफ। तो ये अभाम जो है, तो अब लोग यकीन कैसे करें वफाकी हुकूमत की उसकी नीयत पे? अगर सिंध को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, इंतजामी यूनिट बनाए जाते हैं, तो आप समझते हैं कि सिंध के लोगों को कबूल होगा? नहीं देखें, ये जो 2 यूनिट की आप बात कर रहे हैं पता नहीं होता उसका जो अभी तक जो ट्वीट है ना, उस ट्वीट में इस किस्म का तो कोई नहीं, मैं ये है कि सवाल है
दूसरा कोई फॉर्मल अभी तक ड्राफ्ट आया नहीं है। जैसे 26वीं तरमीम की थी ना, हर एक के पास अलग अलग ड्राफ्ट था, अभी तक इसका तो एक भी ड्राफ्ट सामने नहीं आया है। और दूसरा जो मैं आखिरी बात आपको बताऊं, बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें ये की है कि वो जो 26वीं तरमीम में जो पाकिस्तान की जो अदलिया, आजाद अदलिया का जो कॉन्सेप्ट था, वो जो थोड़ा बहुत रह गया था, तो आजाद अदलिया के ऊपर बहरहाल आखिरी कील ठोक दी गई। अब अदलिया मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो हुकूमत वक्त के अंडर में आ गई है। जो जजेस हैं वो हुकूमत के जो है वो रेमो करम के ऊपर होंगे, जैसा हुकूमत बोलेगी उनको उसी तरह के डिसीजन देने पड़ेंगे, वरना उनको ट्रांसफर करके यहाँ से नहीं तो वहां की कोर्ट में भेज देंगे, वहां से नहीं तो यहाँ से की कोर्ट में भेज देंगे। इसी तरीके से उनकी तकर्री का इख्तियार भी जो वो हुकूमत के पास मेजोरिटी की सूरत में आ चुका है। तो इसके बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान में जो ना इंसाफ नाम की कोई चीज मेरे ख्याल में तो नहीं रहेगी। यार आप कह रहे हैं इंशाल्लाह, अल्लाह करे तो हो, आप कह रहे हैं इंशाल्लाह नहीं मुगल होगी। साहब जी मुगल सरमद साहब, साहब। मैं एक चीज कहना चाहूंगा अगर आपकी इजाजत हो। सर लेकिन जरूर। नए सूबों के हवाले से जी, नए सूबों के हवाले से तो अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन नए सूबों के बारे में एक बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम जो है ना बहुत क्लियर और कैटेगोरिकल है। जब तक कोई भी सूबाई असेंबली 2/3 मेजोरिटी से Exactly. सूबा बनाने की अप्रूवल नहीं देगी, सर बिल्कुल नहीं वो हो तो सकता। फार्मूला तो यही सवाल है, पैदा मगर होता है, मेरा तो अगर ख्याल है, आप राजी हो सिंध जाते असेंबली हैं तो कभी सर, सिंध असेंबली तो बिल्कुल दुनिया के- ये जो आप बता रहे हैं ये सिंध के हर बंदे को पता है। सिंध के हवाले से देखें सर, बाकी नहीं तो चीजें ये अपनी वाली जगह है, सूची अगर लेकिन उड़ा एक चीज देते हैं बहुत क्लियर तो- और कैटेगोरिकल है। जी मगर सर, साहब एक चीज मैं बहुत क्लियर कर दूं, सरमद बाकी साहब, चीजें अपनी आप जगह हैं। राजी हो जाएं तो फिर लेकिन क्या होगा? सिंध का डिवीजन, सर सिंध का डिवीजन हो ही नहीं सकता। मतलब मैं यही सवाल सुनना ही चाह रहा हूं, पैदा मैंने कहा आप नहीं होता राजी कि हो तो फिर क्या होगा सर? सिंध असेंबली किसी भी सूरत में, सिंध असेंबली किसी भी सूरत में दुनिया इधर की उधर हो जाए 2/3 मेजोरिटी से, क्या सिंपल मेजोरिटी से भी अप्रूवल नहीं देगी 2 या 3 सूबे नहीं बनने नहीं, का। इससे तो बात उस वक्त तो इसको की ना, वो तो आए नहीं, इसको भूलते हैं, बाकी चीजों की बात करें। सुबह की तो बात है ही नहीं, सुबह की तो बात है ही नहीं। चले इसको सर भूलते हैं। एनएफसी अवार्ड पे बात करते हैं। नहीं, क्या इसको एनएफसी बनाने- अवार्ड पर आप तो राजी होंगे? पाकिस्तान को बनाया सर क्योंकि पहले। जो एनएफसी अवार्ड आज भी मुराद अली शाह साहब से जब हमारी मुलाकात होती है या उनकी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसों में, उनका हमेशा एहतजाज ही रहता है, जैसे कि वजीर आला केपी अनियमीन गंडापुर, माफ कीजिएगा मैं गुंडा कह रहा था मगर लफ्ज निकल गया, मेरे लिए काबिल एहतराम है, मगर वो गंडापुर साहब भी माजी में रोया करते थे और सोहेल आफरीदी भी रो रहे हैं एनएफसी अवार्ड के कि जी हमें ड्यू शेयर नहीं मिल रहा, और सिंध भी इस पे एहतजाज कर रहा है कि जी हमें ड्यू शेयर नहीं मिल रहा। एनएफसी अवार्ड पे सरमद साहब फिर आपका नुक्ता नजर क्या है, कहां पे होंगे? हमारा देखें, एक मेरे ख्याल में 6 नवंबर का हमें इंतजार करना चाहिए, जो पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हो रहा है। उसके बाद जो भी उनके पास ड्राफ्ट आएगा, उन ड्राफ्ट के ऊपर मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर फैसला करेगी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, एम्पावर्ड है फैसला करने के लिए। लेकिन एनएफसी अवार्ड के बारे में हम बहुत क्लियर हैं। देखें, जो सूबों के पास इख्तियारात जा चुके हैं उसकी वापसी नहीं होनी चाहिए, बल्कि बाकी महकमे जो वजारतें जो रह गई हैं वफाक के पास, जो भी सूबों के पास जानी चाहिए वो सूबों को ट्रांसफर। सर ये पीटीआई वाला वो नहीं है कोशिश सरमद साहब, ये पीटीआई वाली कोशिश नहीं है जो माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कोशिश कर रही थी 27वीं आईनी तरमीम के हटकर, वो उनका तो ये था कि आपके पास जो जजीरे हैं वो भी विफाक को दे दीजिए, क्योंकि उन पे नजर थी बड़ी अहम जजीरे हमारे पास, और उसके साथ साथ जो यहाँ पर दिए तो नहीं ना सर, दिए तो नहीं, उसके ऊपर पीपल्स पार्टी ने स्टैंड लिया, पीपल्स पार्टी ने हुकूमत सिंध ने स्टैंड ली और पीटीआई की वफाकी हुकूमत को उसके ऊपर सर कुछ लेना देना तो होगा ना सरमद साहब। बहुत आप क्लियर है, पीपल्स पार्टी आप बहुत क्लियर है। असल में मसला देखें, अभी अंसारी साहब ने एक बात की थी जिससे मैं एग्री करता हूँ। देखिए मसला है कि वो पार्टीज जिनको एक सीट भी नहीं मिलती कौमी असम्बली में और एक सीट भी नहीं मिलती सूबाई असम्बली में, उनको इशू चाहिए होता है बनाने के लिए ताकि वो अपनी रेलेवेंस जो है बरकरार रखें। कभी वो 6 कनाल का, सर आप उनको रास्ता दें तो इशू वो क्रिएट करेंगे ना, कालाबाग डैम का इशू बना देते हैं, वो सिर्फ इसलिए कि उनके पास कोई इशू नहीं है। सरमद भाई जब आप रास्ता देंगे, जब आप रास्ता देंगे, आप किनार निकालेंगे, पानी देंगे, पीपल्स पार्टी सिंध के हकों पे डाका डालने देंगे तो वो एहतजाज तो करेंगे, क्या करें, उनको तो एहतजाज करना है। पार्टी बहुत क्लियर है सर, पीपल्स पार्टी बहुत क्लियर है, इसलिए जी सर इसमें मेरी साजिश नहीं समझिएगा, ये आपके नेट की वजह से हम तक आवाज नहीं पहुंच रही। नहीं मिलेगा जी शाहनवाज जदून साहब हैं हमारे साथ, मैं प्रोड्यूसर ये कह साहब, रहा हूं कि ये लोग समझते हैं कि जी कोशिश करें कि वो भी आ जाएं तो उनके साथ। अच्छा सर मैं- राजा अंसारी मुगल साहब साहब, इस राजा तरह अंसारी साहब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। जी जी मगरी साहब देखें, इशू ये है कि आपने मुझे पहले भी बात कंप्लीट नहीं करने दी गई सर। अगर थोड़ा सा मुझे बोलने देते तो हम एग्जैक्टली उन्हीं बातों पे बात करते हैं कि जो फेडरल गवर्नमेंट का ये
क्लेम कर रही है कि हम 27वीं आईनी तरमीम में क्या करने जा रहे हैं, उसमें जो मेन जो नुक्ते हैं मैं उसकी तरफ आ रहा था। और देखें, मैं दूसरी बात जो कर रहा हूं, देखें मैं इस वक्त वफाकी हुकूमत का सिंध में तर्जुमान हूं, और मैं जो भी बात कर रहा हूं वो इस वक्त हमारी जो एक इस सिलसिले में पूरा एक सीनियर लोगों पे मबनी एक ग्रुप है, जी, जी। उसके अंदर पूरी ब्रीफिंग हमें ऑलरेडी मिल चुकी है। ठीक है, बताइए सर, बताइए। और जो फेडरल गवर्नमेंट ने मुझे ब्रीफिंग दी है, मैं उसी पे मबनी आपसे बात कर रहा हूं। सर बताइए। देखिए, हम मुल्क में मैजिस्ट्री निजाम की वापसी, उसकी बहाली, जो परवेज मुशर्रफ के दौर में तबाह कर दिया, जिससे डायरेक्टली अवाम के इश्यूज थे, कहीं महंगाई है, कहीं प्राइस कंट्रोल की बात है, मैजिस्ट्रेट्स जाते थे, जाके छापे मारते थे, चीजों को ठीक करते थे, मैजिस्ट्रेट्स के पावर ले लिए गए थे और वो पावर वडेरों को दे दिए गए थे। अब वो पावर वापस मैजिस्ट्रेट्स को दे रहे हैं। इसके ऊपर हम एक कानून साजी करने जा रहे हैं। पूरे मुल्क में यकसा निजाम तालीम के हवाले से 27वीं आईनी तरमीम में हम लेके जा रहे हैं। जहां तक 243 की बात है, सिर्फ सर यकसा तालीम यहाँ रुकिएगा, यकसा तालीम कैसे होगा, उसका फार्मूला क्या होगा सर? मैं इसलिए देखिए, एक तो हमारा ओल्ड डेटेड हम समझते हैं, और ये पूरे पाकिस्तान में बड़ा डिबेट है कि हम इस वक्त जो दुनिया जहां जा रही है, देखिए दुनिया इस वक्त जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ, दुनिया डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है, दुनिया ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रही है। हमारे यहाँ सिंध में जो है, हमारे यहाँ सिंध में स्कूलों में भैंसे और गधे बधे हुए हैं, आगे बढ़े, एआई से नहीं है। एग्जैक्टली। अब उसको तो वहां पर क्या होगा सर? गधे कैसे निकालेंगे, गाय कैसे निकालेंगे, भैंसे मंजे कैसे निकालेंगे आप? अब 27वीं तरमीम में तो हम नहीं निकालेंगे। नहीं, वही तो कह रहा हूं ना, तो आप यकसा तालीम की बात कर रहे हैं, तो मैं तो यकसा क्या जो है वही नहीं है सर। इसके लिए कानून साजी की जरूरत है, और हम इस वक्त आइन साजी पे बात कर रहे हैं। कानून साजी के लिए 2/3 मेजॉरिटी नहीं चाहिए, आइन साजी के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। दो अलग अलग चीजें हैं ना। ठीक है। तो अब अच्छा, दूसरी बात जो सबसे बड़ी है कि एनएफसी अवार्ड की आप बात करें। एनएफसी अवार्ड में हम ये जो अभी इस वक्त खदशात, आपने खुद कहा कि सिंध बलूचिस्तान के पीके के जो वजीर आला है वो बेचारे कहते हैं कि जी हमें अपने हिस्से का ठीक तरीके से पैसे नहीं मिलते। इसको मल्टी डायमेंशनल करना है, सिर्फ आबादी की बुनियाद पे नहीं। आबादी, वसाइल, टैक्स कलेक्शन, गुर्बत, तरक्की, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तमाम जाविये होंगे जिस पर एक आईनी हैसियत के अंदर उन सूबों का हक तस्लीम कर लिया जाएगा, और फिर किसी वजीर आला को ये शिकायत नहीं करनी पड़ेगी कि मुझे। फॉर्मूला क्या होगा सर, जो आप बता रहे हैं? आपने 4 नुकात बताए, अगर देखा जाए, दोबारा रिपीट कीजिएगा। नंबर 1, मैं लोगों को समझाना चाह रहा हूं। नंबर 1, सूबों को मैजिस्ट्री निजाम की मैजिस्ट्री निजाम, नंबर 1। नंबर 2 सर, मैं एनएफसी अवार्ड की तकसीम की बात आपने उस पे मुझे जो 4 चीजें बताई वो बताइए। जी, एनएफसी अवार्ड में हम चाह रहे हैं इस वक्त, देखें फेडरल गवर्नमेंट ये चाहती है, अब उस पर हम राय लेंगे तमाम लोगों से कि सिर्फ आबादी की बुनियाद पे एनएफसी अवार्ड नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि आबादी, वो तो अभी भी नहीं है सर जी, वो तो अभी भी नहीं है। अभी भी जो एनएफसी अवार्ड है वो सिर्फ आबादी की बेसिस पे नहीं है, उस पे सिर्फ 55% का जो शेयर है ना, वो शेयर खत्म करना चाह रहे हैं कि हुकूमत की मर्जी है, फेडरल गवर्नमेंट की जितना मर्जी है जिसको दे। हाँ, मैं भी यही चाह रहा था कि हाँ, हुकूमत की मर्जी चलती है, तभी पंजाब पे खत्म कर देना, हमें कोई एतराज नहीं है। पंजाब पे खत्म कर जा रहे हैं तो ये मल्टी डायमेंशनल करके हिस्से तय कर दिए जाएं। जिस तरह 91 एकड़ पानी का एकड़ है, और उस पानी के एकड़ में सूबों के पानी का हक और उनका जो हिस्सा है वो मुख्तस कर दिया गया परसेंटेज वाइज। इसी तरह एनएफसी अवार्ड के अंदर भी एक क्लियरिटी की जरूरत है। हम चाहते हैं कि कौमें, इकाइयां पाकिस्तान की आपस में मिलकर चलें ताकि वफाक मजबूत हो। जरूर, इसमें कोई शक नहीं है कि 27वीं आईनी तरमीम में हम बहुत सारी ऐसी चीजें ला रहे हैं जिससे वफाक मजबूत हो, क्योंकि वफाक की कमजोरी अगर हम देखते हैं तो फिर बहुत सारी जगहों पे इस तरह के सवालात भी उठते हैं जिससे वफाक अपनी कमजोरी शो कर रहा होता है। तो हम चाह रहे हैं कि वफाक कमजोर ना हो, वफाक आगे बढ़े, वफाक जो है वो राजा अंसारी साहब, आपको मैंने भरपूर मौका दिया, क्योंकि वफाक से वाबस्ता ये इशू था, तो मैंने आपको पूरा मौका दिया। आपने, मैं समझता हूं कि पूरा अपना जो बयानिया था बयान किया। आपकी इजाजत से अगर मैं डॉक्टर साहब की तरफ चला जाऊं तो डॉक्टर साहब और जीडीए अहम एक किरदार अदा करती है सिंध के तमाम उस ऐसे इश्यूज पर। डॉक्टर साहब, आप समझते हैं, आप इत्फाक करते हैं राजा अंसारी की उन बातों से जो वो कह रहे हैं कि वे वफाक का यकीनी नुमाइंदे हैं, और वो बता रहे हैं कि हम तो यकसा तकसीम करना चाहिए। एनएफसी अवार्ड की बात करें, 2 यूनिट की बात नहीं करते, जो कि आगे जाके पता लगेगा कि 2 यूनिट में सिंध में तकसीम करने जा रहे हैं। बस में देखें, बात ये कि ये एक कंट्रोवर्सी हमारे यहाँ रही है कि जी अगर वफाक को मजबूत करने के लिए हमें सूबों को कमज़ोर करना पड़ता है, तो अगर आप वफाक को मजबूत करने के लिए सूबों को कमज़ोर करते हैं तो वो भी एक गलत बात है।
और अब तो सूबे जो है ना वो मेरी नज़र में जो हमारी मजबूती है उसकी वजह बुनियादी तौर पे ये कि जो डेवोल्यूशन का 18वीं तरमीम का कॉन्सेप्ट है वो हम पूरी तरह लागू नहीं कर सके। ठीक है। 18वीं तरमीम का पूरा कॉन्सेप्ट ये था कि जी डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स जो है या वो सूबों को मिले। सूबों को मिले और फिर और सूबे सूबे आगे जो लोकल deliver गवर्नमेंट को करें। दें। प्रॉब्लम ये हुआ है कि हमारा ये सारी बात करें मगर गधे और घोड़े बने हुए हैं। ये सारी की सारी जो गड़बड़ वहां से फैली है कि सूबों को जब भी अख्तियारात मिले, कोई भी सूबा हो, मैं उसमें सिंध को, पंजाब को, किसी को भी मैं नहीं कहता, जहां सूबाई हुकूमतें जो हैं जी। उन्होंने वो सारे अख्तियारात अपने पास रख लिए, लोकल गवर्नमेंट को ट्रांसफर नहीं किए। मसलन आज भी पंजाब के अंदर जो है लोकल गवर्नमेंट का कोई इलेक्शन नहीं हुआ, और अब जब लोकल गवर्नमेंट का बिल आ रहा है तो वो जनाब वहाँ पे वो नॉन पार्टी बेसिस पे जो है इलेक्शन कराए जा रहे हैं, जो कि पूरी तरह जस्टिस हलीम के जो कि डिसीजन था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के केस में कि जी नॉन पार्टी इलेक्शन का कोई तस्वुर ही नहीं है, उस पर जो है ना आप वापस जा रहे हैं। सिंध के अंदर जब सूबाई हुकूमत को जो अख्तियारात मिले वो उन्होंने ट्रांसफर ही नहीं किया लोकल गवर्नमेंट को। आज भी आपके शहर के शहर बर्बाद पड़े। मुझे बताएं, आपकी सफाई, आपकी जो ड्रेनेज, आपकी जो पानी की सप्लाई है, वाटर सप्लाई, ये लोकल अथॉरिटीज करती हैं ना। कहाँ आपने लोकल अथॉरिटी को छोड़ी? तो बुनियादी बात वो कॉन्सेप्ट जो था अब होना ये चाहिए था कि बजाय हम अख्तियारात सूबों से लेकर और वफाक को दें, ये अख्तियारात लोकल गवर्नमेंट को ट्रांसफर होने चाहिए कि जी हमने जो डेवोल्यूशन की वफाक से सूबों से फिर जो ना आगे वो प्रॉब्लम वफाक का ये हो गया है कि इस वक्त सारी की सारी जो वफाक की जितनी भी जो इनकम है वो सारी की सारी हम दे रहे हैं कर्जों की मद में। सारी की सारी हमारी 8 ट्रिलियन, आज 12 ट्रिलियन की जो इनकम है उसके अंदर से 8 ट्रिलियन जो है इनकम हमारा जो है डेट सर्विसिंग पे जा रहा है। प्रॉब्लम ये है कि ये कर्जे लिए किस तरह गए? कोई तो है ना जो इस बात की वो निशानदेही करे कि जी ये कर्जों पे, और कर्जे बढ़ते चले जा रहे हैं। आज हमको 80 ट्रिलियन के ऊपर, 80,000 अरब रुपए के ऊपर हमारा जो टोटल डेट पहुंच गया है। तो प्रॉब्लम हमारा ये कि हमने मुख्तलिफ औकात के अंदर कभी सूबों को मजबूत करने के लिए, कभी वफाक को मजबूत करने के लिए गलत डिसीजन लेते चले गए। अपनी गाड़ी चलाने के लिए अब यहाँ पे कट मारना है। नहीं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो सूबों के एक्सपेंस पे नहीं होना चाहिए ना। और फिर सूबों को भी अपने अख्तियारात जो है अपने ऊपर मर्तकज नहीं करने चाहिए कि जी हमें इख्तियार मिल गया तो हमने अपने पास ही रखना है। वजीर आला ने जो है सारा का सारा इख्तियार रखना है, अगर देखा जाए आगे वो अपनी लोकल गवर्नमेंट को इख्तियार दें। तो प्रॉब्लम इससे डेवोल्यूशन का है। अगर हम ये वापस इख्तियारात लेते हैं और वापस हम जो है एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जाते हैं, जिससे नजर आ रहा है कि जी उस सारी की सारी जो हमारी जो रियासत है वो वापस जो है मरकूज होती जा रही है जाके पाकिस्तान की जो है एस्टैब्लिशमेंट के अंदर, तो फिर पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में बहुत बड़ा सीरियस हम जो है प्रॉब्लम की तरफ जा रहे हैं। हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस जो है ना, आज इस इलेक्शन कमीशन के हवाले से लिखा हो, मुझे नहीं पता क्या तरमीम मिला रहे हैं, लेकिन हमारी इलेक्शन कमीशन का क्या दुर्गत हम बना चुके हैं। आज हमारे कोई लोग आपकी इलेक्शन को तस्लीम करने को कोई तैयार है? कोई अपनी इलेक्शन को आपको तस्लीम करने को तैयार है? पूरे पाकिस्तान की अगर बात की जाए टैक्स कलेक्शन भी, और सूबों में तो 2 सूबे तो चला रहे हैं, सिंध और पंजाब और केपी और जो है बलूचिस्तान। तो मेरी नजर में अब ये जो एक डायकोटोमी ऑफ पावर जो 73 का हमें दे रहा था उस पर आप अमल करें। जहां एक केयरिंग एग्जीक्यूटिव हो, जहां एक इंडिपेंडेंट साहब, जब आप एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेसी को लेकर आ रहे हैं तो आप इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को तो वही खत्म करने जा रहे हैं। बिल्कुल। तो आप ये सारे अमल ऐसे हैं जो कि आगे चल के कंट्रोवर्शियल है। मैं इस वक्त कोई इतना ज्यादा राजा साहब को भी नहीं नाराज करना चाहता, मेरे इंतहाई मोहतरम है, इनके वालिद साहब के साथ हमारा एक बड़ा ताल्लुक रहा है, तो मैं उनको भी नहीं वो करना चाहता। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो एक हम मजीद कंट्रोवर्सीज की तरफ जा रहे हैं, जो कंट्रोवर्सीज बढ़ेंगी कम नहीं होंगी। जी चले राजा अंसारी साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। जो डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि ये तो आगे जाके एक बड़ा, जो कि आज अभी आपने चिंगारी चला तो ली है अपनी सफ़ों में कि भाई ये बड़ा अच्छा काम होगा, ऐसा तो नहीं होगा कि ये फिर सिंध के लोगों को, केपी के लोगों को, बलूचिस्तान के लोगों को रास्तों पे बैठना पड़ेगा, सुपर हाईवे बंद करने पड़ेंगे, आप वकला को कह रहे राज़ी करेंगे, अपोजिशन को राज़ी करेंगे, पीटीआई को राज़ी करेंगे, आप जो है पीपल्स पार्टी को राज़ी करेंगे, मगर हर जगह से अगर यही रिस्पांस आता है जो मैं बता रहा हूँ कि जो माजी में आया है, फिर क्या होगा सर? देखें, हम एकेडमिकली आगे बढ़ना चाह रहे हैं। हमने जिस तरह अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ एक एजेंडा शेयर किया है जो मुशावरती एजेंडा है, हम ये मुशावरती एजेंडा सबके साथ शेयर करेंगे। हम जीडीए के पास भी जाएंगे, हम वो जमातें जो असेंबली में मौजूद नहीं है उनके पास भी जाएंगे। मैंने पहले भी अर्ज किया कि हम बार एसोसिएशन और बार काउंसिल्स के पास भी जाएंगे। हम चाहते हैं कि एक कौमी डायलॉग हो, एक नेशनल डायलॉग हो और पूरे मुल्क में एक कंसेंसस डेवलप हो। देखें,
इसके पीछे जो सोच है वो सोच मुहब्बे वतन सोच है। वो सोच है कि हम पाकिस्तान की तरक्की की राह में जहां जहां पर भी कोई आईनी रुकावट है तो उसे अबूर किया जाए, और उसको अबूर करके उसको उस रुकावट को हटा के और पाकिस्तान को आगे लिया जाए। तो ये हमारी पहली शर्त होगी कि हम नेशनल डायलॉग करेंगे, ये पहला हम इंश्योर कर रहे हैं। दूसरी बात होगी कि हम 27वीं आईनी तरमीम से पहले एक कंसेंसस डेवलप करेंगे जिस पर कमो पेश सब लोग एक मिनिमम एजेंडा पे जब एग्री हो जाएंगे तो उस एग्रीमेंट के बाद ही जाके फिर हम वो मगर सर 27वीं आईनी तरमीम का नाम लेते ही कंट्रोवर्शियल और बातें उसको क्वेश्चन मार्क जब सामने वो एक बात ऐड करूं, एक बात ऐड करूं अगर इजाजत दें डॉक्टर साहब, जरूर डॉक्टर साहब अपना राय साहब को इजाजत दें। देखें, अगर आप 26वीं तरमीम की तरह बैठ के 6 बजे शाम को शुरू करके रात को 4 बजे जाके सारी की सारी तरमीम पास करेंगे तो फिर कोई कंसेंसस नहीं होगा। हाँ, अगर आप उसको अगर उसको आप प्रॉपर 73 का आइन जब बना, तो मैं आपको याद कराते चलूं कि उसको बनाने के लिए कोई 1 साल की काविश करनी पड़ी कि 1 अप्रैल 72 में आया अपना इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन, और उसको मुकम्मल करने के लिए 1 साल का पूरा अरसा लगा 73 का आइन बनाने में। 18वीं तरमीम जब हम लेकर आए तो उसको करने के लिए तकरीबन कोई 1-1.5 साल का अरसा रहा जिसमें सारे लोगों को एतमाद में लिया गया। अगर आप 27वीं तरमीम को जेन्युइनली समझते हैं कि जी पाकिस्तान के हक में है, तो फिर ये ओवरनाइट जो ना तरमीमात असेंबली में बैठ के लोगों को नहीं होनी चाहिए। अगर आप नहीं करते तो फिर यकीनन उसके आसिफ अली जरदारी ने सेनेट के इजलास को तलब कर लिया है। चले गए सेनेटर सरवंद अली साहब ने, तो मैं उनसे जानने की कोशिश करता कि सर कल इजलास में ये ज़ेर बहस होगा या नहीं होगा मामला? कल तो देखें, कल तो लाजिमी बात है, अभी एजेंडा पे ये शामिल ही नहीं है। 27वीं आईनी तरमीम में भी ड्राफ्ट ही नहीं आया। अभी तो हमने पहले अर्ज किया कि हम मुशावरत करेंगे। 26वीं तरमीम की जहां तक बात है, 26वीं तरमीम के बारे में भी यही कहा जाता था कि इसके नतीजे में एक आईनी अदालत बन जाएगी और काजी फायजी साहब उसके चीफ जस्टिस बनेंगे, फौजी अदालतें बनेंगी। उस वक्त भी हम तकरीरें करके बोलते थे लोगों को बेवकूफ नहीं बनाओ आवाम को, ना काजी फायजी साहब चीफ जस्टिस बनेगा, ना ही जो है वो इस तरह का कोई बात होगी क्योंकि फौजी अदालतें हम आइन के अंदर लेके आ रहे हैं। इस तरह की कोई बात नहीं हो। 26वीं तरमीम में दोनों चीजें नहीं थी। 26वीं तरमीम में गो के जुडिशियल जजेस के अपॉइंटमेंट के हवाले से बातें थी, और वो वही थी जो दुनिया के दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक में है। अभी भी आईनी अदालत का जो बात है, वो आईनी अदालत दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में आईनी अदालतें मौजूद हैं और वो उससे मुस्तफीद हो रहे हैं। क्यों नहीं पाकिस्तान में होनी चाहिए? इस पर बहस हो, उसके प्रोज कॉन सारी चीजें होनी चाहिए, उसके क्या फायदे हैं क्या नुकसान आते हैं। हम डिबेट के जरिए आगे बढ़ सकते हैं ना। अच्छी कौमें जो तरक्की याफ्ता कौमें होती हैं वो डिबेट और डायलॉग के जरिए ये तो सिंपल फार्मूला है ना। जब 27वीं आईनी तरमीम की बात आती है तो मैंने कहा सबसे पहले कंट्रोवर्शियल सवालात लोगों के जहन में आ जाते हैं, और लोगों के जहन में ये आते हैं कि विफाक जो हमारे मादनियत वसाइल हैं, सिंध में NFC अवार्ड है, दीगर जो चीज़ें वो वापस हमसे छीनना चाह रहा है। तो लोगों को, सिंध के लोगों को, पॉलिटिकल पार्टियों को, सिंध के कौम परस्तों को, सिंध के उन शहूर रखने वाले लोगों को, वकला को, सहाफ़ियों को कैसे ऑन बोर्ड लेंगे? सर कौन सा फार्मूला है जिसके तहत आप अपना ये जो है कहें कि जो फार्मूला कहें और अपना मौक़िफ़ करें वो बयान कर सकेंगे? मेरे पास अल्फाज कुछ और आ रहा था मगर वो मैं देखें, इशू ये है कि हम जब सिविल सोसाइटी, वकला और सहाफ़ी भाइयों के पास जब जाएंगे तो हमको एक ड्राफ्ट लेके जाएंगे, और आप देखेंगे कि उसमें इस तरह की कोई बात नहीं होगी कि कोई इंतजामी यूनिट्स बना रहे हैं या सिंध के या सूबों के वसाइल पे कोई वफाक कब्जा करने जा रहा है। कोई कब्जा नहीं होगा। वफाक अपने अपने सूबों। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जरूरत ही क्या पड़ी सर? वैसे आप एक मिसाल है, सवाल है सिंपल सादा सा जो सिंध के लोग असां समझण चाहियूं था। मां सिंधी में थो चवां त जेके असां सादा माण्हू आहियूं, 27वीं आईनी तरमीम जो ज़रूरत छा आहे? तव्हां ॿियनि वॾनि मसइलनि में उलझियल आहियो, तो इन जी हिन वक़्तु छोशे छॾण जी ज़रूरत छा आहे? ऐं इहा शायदि मां पहिरियों प्रोग्राम मां 27वीं आईनी तरमीम ते अॻिते बि बहस कंदासीं। थींदो कुझु कोन जेका हिन वक़्तु आमाद आहे, त न पीपल्स पार्टी थींदी, न GDA थींदी, न जेको आहे मौलाना साहब थींदो। मौलाना साहब नाराज़ वेठो आहे, वो चए पियो मां इस्लामाबाद कहा पियो कयां, PTI कहा करण लाइ तयारु वेठी आहे, त बाक़ी तव्हां कंहिंखे राज़ी कंदव? ऐं इहो थींदो कोन, छो छॾियो मीडिया खे डाइवर्ट करिणो आहे? 27वीं आईनी तरमीम में जेके शयूं खणी था अचूं उहे वक़्त जी ज़रूरत आहिनि। मां अॻु में ई तव्हांखे अर्ज़ु करे वियुमि त उनमें तालीमी निज़ाम ऐं तालीमी निसाब जी असां तरमीम आणियूं पिया। असां उनजे अंदरि मैजिस्ट्री निज़ाम जी वापसी पिया आणियूं।
त इहे वक़्त जी ज़रूरत आहे जेकर असां न कंदासीं यानी कि तव्हां सम्झो था सूबन उन ते अमल दरामद न कयो आहे, केपी न कयो आहे। मां उहा ई पियो कयां, अरिड़हीं तरमीम खां पोइ 26 आईनी तरमीम खां पोइ 27 आणण जी ज़रूरत इन लाइ आहे जो न पंजाब कयो आहे, न सिंध कयो आहे, न बलूचिस्तान कयो आहे, न केपी कयो आहे। ऐं अवां चओ पिया त इन तरमीम सां जेको आहे सो आम माण्हुनि खे फ़ाइदो रसंदो, उन जे करे था आणियूं। इहा ई ॻाल्हि सम्झां। ईंदासीं असां जेन्युइनली पाकिस्तानी अवाम जे हक़ जे अंदरि इहा उनजी 27वीं आईनी तरमीम आंदी आहे ऐं जॾहिं असां इहो ड्राफ्ट खणी करे डिबेट जे लाइ तव्हांजे अॻियां पेश थींदासीं त तव्हां पाण चवंदो त यार हिन में त एॾी काई वॾी महिरबानी राजा अंसारी साहब, तर्जुमान वफ़ाक़ी हुकूमत बराए सिंध। अवां वक़्तु ॾियो मुंहिंजे प्रोग्राम जे लाइ। शाहनवाज़ जदून साहब, अगूणा MPA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़, ऐं असां सां गॾु हुआ सेनेटर सरमद अली साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अवां जी वॾी महिरबानी। मोहम्मद अकमल तजिया निगार, अवां जी वॾी महिरबानी। GDA जा सीनियर अॻवान डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब, अवां जी वॾी महिरबानी। अवां स्टूडियो में आयो। यकीनी तौर ते हीउ वॾो हसास मामिलो आहे 27 आईनी तरमीम। जॾहिं बि इहे लफ़्ज़ अचनि पिया त ज़हन में वहम ऐं गुमाम इन लाइ पैदा थियनि पिया त सिंध जा जावा ऐं सिंध जा माण्हू सोचनि पिया त ईअं त न थींदो त अलाह अलाह करे अरिड़हीं तरमीम खां पोइ जेके थोरा घणा वसाइल सिंध ऐं सिंध वासियुनि खे मिलिया हुया उहे वापसि त खसिया न वेंदा। इन वसाइल मिलण जे बावजूदि सिंध में एतिरा मसाइल आहिनि, रोड न आहिनि, रस्ता न आहिनि, ऐं कमु ओड़ी रीति जेको आहे सो जेको चइजे जेको थियणु खपे आहे उहो न पियो थिए। ईअं न थींदो त वरी वसाइल जो वापसि वञणु ऐं वरी मसाइलनि में इज़ाफ़ो थियणु, इहो हिकु जॻह ते वॾो अहम सुवालु आहे। सुभाणे ताईं आफ्ताब मोगरी खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।